दोस्तों, भारत सरकार की ओर से ई श्रम कार्ड बनाने के लिए ऑफिशियल पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अब आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप अपना ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। दोस्तों, ई श्रम कार्ड बनाने के बाद भारत सरकार की जितने भी स्कीम चल रहा है उसका आप आसानी से लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपना ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आखिर ई श्रम कार्ड क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद से जितने भी लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे, यहाँ असंगठित क्षेत्र का कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर जितने भी काम होता है, जैसे कि किसी फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करना या किसी कंपनी में वर्कर के रूप में काम करना या कोई छोटा मोटा दुकान चलाना या खेती बाड़ी का काम करना, इस तरह के जितने भी काम होता है उसे असंगठित क्षेत्र में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, असंगठित क्षेत्र में जितने भी लोग काम कर रहे थे उनका कोई आधिकारिक डेटा सरकार के पास मौजूद नहीं था, इसलिए सरकार को काफ़ी परेशानी होती थी इस तरह के जितने भी लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनको सहायता प्रदान करने में। इसलिए सरकार ने ई श्रम कार्ड को बनाने का निर्णय लिया है ताकि जितने भी लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों, यदि हम ई श्रम कार्ड के लाभ की बात करते हैं कि इसको बनाने से क्या फ़ायदा है, तो मैं आपको बता दूं कि 2020 में जब फर्स्ट लॉकडाउन पड़ा था तो भारत के बहुत सारे राज्यों के मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हुए थे या दूसरे राज्य में काम कर रहे थे। ठीक है, तो जब लॉकडाउन पड़ा था तो वहाँ से उन लोगों को लाने में या आने में काफ़ी मशक्क़त होना पड़ा था, क्योंकि जो भी लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे उनका कोई सरकारी डेटा सरकार के पास मौजूद नहीं था। ठीक है, इसलिए भविष्य में ऐसी परिस्थिति ना हो, इसलिए सरकार ने ई श्रम कार्ड को बनाने का फैसला लिया है ताकि भविष्य में जब भी कोई ऐसी आपदा आए तब जो भी लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे उनको डायरेक्टली बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, या डायरेक्टली सहायता प्रदान किया जाए। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि किन किन लोग ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों का एज 16 वर्ष या इससे अधिक है वे लोग ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह आप अपना ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ ई श्रम कार्ड लिख के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ई श्रम, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे आने पर एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम। ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आप गूगल में सर्च नहीं करना चाहते हैं या क्रोम में सर्च नहीं करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इस वाले पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ अपने आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसे हम फिलअप कर देते हैं। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, फिलअप करने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा, पहला एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो उन दोनों ऑप्शन में जो नो का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर ही सिलेक्ट रहने देना है। सभी ऑप्शन फिलअप करने के बाद आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP सेंड किया गया होगा। ठीक है, तो उसको यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो चलिए हम इंटर कर लेते हैं। OTP इंटर करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर लेते हैं। आधार कार्ड नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ आपको कुछ देर तक वेट कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP गया होगा, उसको यहाँ पे इंटर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम OTP को इंटर कर लेते हैं। OTP इंटर करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है वैलिडेट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे आने पर आप देखेंगे कि आपका जो डिटेल्स है वो आधार कार्ड से डायरेक्टली वेरीफाई कर लिया गया है। तो आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा, एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स। ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर पहले से ही इंटर किया हुआ रहेगा, तो यदि आप कोई अदर मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। उसके बाद जब उसी के नीचे आएंगे तो आपको यहाँ ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन दिया गया है। यदि आपका ईमेल आईडी बना हुआ है तो आप यहाँ इंटर कर सकते हैं, अन्यथा इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद एक ऑप्शन दिया गया है मार्शियल स्टेटस, तो उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ देखेंगे कि मैरिड है अनमैरिड है, तो आपको अपनी सुविधा अनुसार आप सेलेक्ट कर लेंगे। यदि किसी महिला का पति डेथ कर चुका है तो यहाँ आप विडोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम नेवर मैरिड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद उसी के नीचे एक फादर नेम डालने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए हम फादर नेम डाल लेते हैं। फादर नेम डालने के बाद आपको सोशल कैटेगरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसको अपने हिसाब से आप चूज़ कर लीजिएगा, जैसे कि SC ST OBC आप किस में आते हैं तो वो अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। तो चलिए हम OBC को चूज़ कर लेते हैं। सोशल कैटेगरी में यदि आप OBC सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ ब्लड ग्रुप का एक ऑप्शन मिलेगा। यदि आपका अपना ब्लड ग्रुप पता है तो आप यहाँ अपना ब्लड ग्रुप इंटर कर देंगे, अन्यथा इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यदि आप विकलांग हैं तो आप एस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो वाले ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ नॉमिनी डिटेल्स फिलअप करना होगा। नॉमिनी डिटेल्स में आप परिवार के किसी एक सदस्य को चूज़ कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि माता को, पिता को या भाई को डिटेल्स को चूज़ कर लेंगे। तो चलिए हम अपने भैया के डिटेल्स को हम फिलअप करना चाहते हैं। नेम वाले सेक्शन में अपने भैया के डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद हम उनका डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर देंगे। उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे और जिस भी व्यक्ति को आप नॉमिनी बना रहे हैं वह आपसे किस प्रकार से संबंध रखते हैं, ठीक है, जैसे कि माता का, पिता का या भाई का, ठीक है, तो उसको यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो नॉमिनी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ अपना हाउस नंबर फिलअप करना होगा। उसके बाद आप किस स्टेट में बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपका ज़िला कौन सा है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो ब्लॉक पड़ता है वो किस क्षेत्र में पड़ता है उसे भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके सभी डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं। सभी ऑप्शन फिलअप करने के बाद आपको यहाँ नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है स्टेइंग एट करेंट लोकेशन। आप जो अपना लोकेशन डाले हैं, आप अपना करेंट एड्रेस डाले हैं, वह उस एड्रेस पर आप कितने सालों से रह रहे हैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम करेंट एड्रेस पर हम 25 साल से रह रहे हैं तो हम 25 साल वाले ऑप्शन पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है सेव एंड कंटिन्यू, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ देखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ डिटेल्स को फिलअप करना होगा, ठीक है। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं उसको यहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेंगे, जैसे कि यदि आप नहीं पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, तो आप नॉट लिटरेटेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आप मिडिल स्कूल तक पढ़े हैं तो आप मिडिल ऑप्शन वाले सेक्शन को क्लिक कर देंगे। यदि आप सेकेंडरी तक पढ़े हैं तो सेकेंडरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद आप यहाँ एजुकेशन सर्टिफिकेट को भी लगा सकते हैं, अन्यथा इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ मंथली इनकम स्लैब दिया हुआ है, उस पर आपको महीने में आपकी कितनी कमाई होता है उसको यहाँ पे इंटर करना है। तो यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए हम इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद आपको यहाँ इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। यदि आप अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है सेव एंड कंटिन्यू, तो उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ऑक्यूपेशंस एंड स्किल्स, ठीक है। तो उसमें एक आपको ऑप्शन दिया गया है प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। आप जो भी काम करते हैं उसको यहाँ पे इंटर करना होगा, जैसे कि आप यदि मशीन ऑपरेटर हैं तो यहाँ आपको मशीन ऑपरेटर लिखना होगा और उसका एक कोड दिया गया होगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे इंटर कर लेना है। बेसिकली जो कोई भी काम करते हैं तो उसका कोड आपको पता नहीं होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आई वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक चार्ट दे दिया गया है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो काम है उनका कोड दिया गया है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी आप काम करते हैं वह चूज़ कर लेंगे और उसका कोड भी पता कर लेंगे, ठीक है। कोड पता करने के बाद आप वही वाले ऑप्शन में आप अपना जो भी काम करते हैं और उस कोड को इंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यदि आप मशीन ऑपरेटर हैं तो आप मशीन ऑपरेटर को सिलेक्ट करेंगे और उसका जो कोड दिया गया है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं अपने काम को, जिस तरह के आप काम करते हैं। अन्यथा आप क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो यदि मशीन ऑपरेटर हम लिखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मशीन ऑपरेटर लिखा हुआ आ गया है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है स्विंग मशीन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मशीन ऑपरेटर्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हैं वह कितने साल से कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है उसको यहाँ सेलेक्ट करना है, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 25 साल, इस तरह के। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। आप अपना सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और नीचे में ऑप्शन दिया गया है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। यदि आप जो भी काम करते हैं यदि उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं,
अन्यथा इसे आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है सेव एंड कंटिन्यू, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, अपना बैंक डिटेल्स को फिलअप करना होगा, ठीक है। जैसे कि भविष्य में सरकार द्वारा जो भी आपकी आर्थिक सहायता किया जाएगा तो आपके बैंक में डायरेक्टली पैसा को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट को फिलअप करना होगा। जैसे कि बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है कि आपको बैंक अकाउंट फिलअप करना होगा, उसके बाद फिर कन्फर्म बैंक अकाउंट को फिलअप करना होगा। आप दोनों ऑप्शन में एक ही बैंक अकाउंट को फिलअप करेंगे। उसके बाद जिस व्यक्ति के नाम पर बैंक अकाउंट खुला होगा उसको यहाँ पे इंटर कर लेना है, ठीक है। इंटर करने के बाद आपको उसी के नीचे एक IFSC कोड का ऑप्शन दिया गया है, तो आपके बैंक का IFSC कोड जो होगा उसको यहाँ पे इंटर कर लेना है, ठीक है। इंटर करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है बैंक नेम, तो आपका जो अकाउंट है वो किस बैंक में खुला हुआ है उस बैंक का आप यहाँ नाम लिख लेंगे। नाम लिखने के बाद आप यहाँ ब्रांच नाम लिख लेंगे, ठीक है। आपका जो बैंक पड़ता है वो किस क्षेत्र में पड़ता है, उसका ब्रांच क्या है, उसको यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने बैंक डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप वही बैंक डिटेल्स को फिलअप करेंगे जो बैंक आधार कार्ड के साथ लिंक है, ठीक है। फिलअप करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें से आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी तक आप जो भी डिटेल्स फिलअप किए हैं वह यहाँ टोटल शो करेगा, ठीक है। तो आप अपने जो डिटेल्स फिलअप किए हैं वह इस मैच कराने के बाद सही है कि गलत है उसको देखने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है, एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अभी तक आप जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं यदि उसे आप एडिट करना चाहते हैं तो अभी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप टोटल अपना डिटेल्स चेक इन करेंगे, उस आदि सही होगा तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें से आप यहाँ नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका ई श्रम कार्ड है वो लॉन्च कर दिया गया है, जनरेट कर दिया गया है और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, डाउनलोड UAN कार्ड, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो ई श्रम कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों इस तरह आप अपने और अपने परिवार के किसी भी सदस्य का ई श्रम कार्ड को आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ई श्रम कार्ड बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, जिससे आप मुझसे कांटेक्ट करके ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 10 रुपये चार्ज लगेगा, जो पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से आप मुझे सेंड कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि यह इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी सर्कल और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।